अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट। हम बात करेंगे कोरोना वायरस की महामारी और उत्तर प्रदेश में आई भयानक त्रासदी की। कोरोना गांव, ग्रामीण, मजरा और पुरवा में कहर बनकर टूट पड़ा है। गांव के गांव अब लखनऊ बनने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो तबाही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद में देखी है, उससे भी ज़्यादा भीषण तबाही इस वक्त गांव में चल रही है। गांव के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। गांव गांव बुखार फैला हुआ है, सर्दी, खांसी, जुकाम फैला हुआ है। गांव में ना तो टेस्ट हो रहे हैं, ना कोई दवाएं मौजूद हैं और ना कोई उनको देखने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र के शमशान घाट पड़ चुके हैं, मैयतें उठ रही हैं लोगों की। इलाज तो दूर की बात है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। रात में लोग सोते हैं और सुबह मरे हुए मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस गांव से सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां एक सप्ताह के भीतर एक एक गांव में 20-20, 25-25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति खांसता हुआ दिख रहा है, या तो उसे सर्दी है या जुकाम है या फिर बुखार है। दरअसल ये सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं, ये कोरोना है। पंचायत चुनाव ने सुपर स्प्रेडर का काम किया है उत्तर प्रदेश के भीतर और गांव को तबाही के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। जिस राज्य में बड़े शहरों में स्वास्थ्य की व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां आप गांव में अगर ये कल्पना करें कि गांव के लोगों को कोई ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, तो ये आप भारी गलतफहमी में हैं। हमारे गांव ग्रामीण के लोग भारी संकट में हैं, वो परेशानी में हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये वायरस कितना भयानक, कितना खतरनाक, कितना जानलेवा और कितना घातक है। यह सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके परिवार और समाज, दोस्त, रिश्तेदार, बाजार, सबको संक्रमित कर रहा है और स्थितियां दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं। लाख चेतावनी देने के बावजूद, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन दिलाने के बावजूद, डॉक्टरों की सलाह दिलाने के बावजूद गांव ग्रामीण पर ध्यान न देना अब इस क्षेत्र के लोगों पर भारी पड़ रहा है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, अब खास आदमी भी मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के चौथे विधायक की आज मृत्यु हो गई। रायबरेली में सलोन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी, लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बेहतर इलाज के अभाव में दलजीत कोरी की मौत हो गई। उन्हें ना तो एयर एम्बुलेंस मिली, ना उनको किसी बहुत बड़े अस्पताल में दाखिल कराया गया। किसी ने पूछा भी नहीं, सिवाय एक दो बड़े नेताओं के जो उनके करीबी संपर्क में थे। पंडित सिंह की आज मृत्यु हो गई। गोंडा के सबसे दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी की सरकार में गोंडा में तूती बोलती थी उनकी मृत्यु हो गई। तमाम अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अध्यापकों की मौतों की खबर प्रतिदिन आ रही है। गांव में लाशें उठ रही हैं, अर्थियां उठ रही हैं, घरों से लाशें निकल रही हैं। गांव के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार ने उधर से अब अपना ध्यान हटा लिया है, मुंह मोड़ लिया है सरकार ने गांव की तरफ से। पिछले 1 महीने से लगातार ये कहे जाने के बाद कि गांव में टेस्टिंग तेज करिए, गांव में टेस्टिंग तो छोड़ दीजिए। आंकड़ों में बताया जाता है कि कौशाम्बी जैसे जनपद में महज 14 केस आ जाए हैं, जबकि कौशाम्बी के हर गांव में 14 से ज्यादा लोग खांसते, जुकाम, सर्दी के मिल जाएंगे। यह मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, यहां के हर गांव से जो खबरें आ रही हैं वो डरावनी है। रायबरेली के एक गांव में पिछले 7 दिन के भीतर 35 लोग मर गए। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? न तो ये आंकड़ों में शामिल हैं, न इनको कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये महामारी और आपदा के शिकार लोग हैं। अगर आप बच गए तो आपकी किस्मत, वरना मरना आपके किस्मत में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का संकट उत्तर प्रदेश के भीतर दिनों दिन गहराता जा रहा है और आज भी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद के भीतर ऑक्सीजन का संकट है। सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, कौशाम्बी, महाराजगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, इन सब जनपदों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। बड़े शहरों में सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश के बीच छोटे शहरों को छोड़ दिया गया है मरने के लिए। बिना ऑक्सीजन के मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है, मुकदमा किया जा रहा है कि चुप रहो, ऑक्सीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह मत खोलो। अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने मरीज लेना कम कर दिया है।
तो आप कल्पना करिए कि गांव में क्या हालत होगी, गांव में किस प्रकार का वातावरण होगा। और इस कोविड काल ने बहनों भाइयों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, लोग अनाथ हो गए हैं, माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, लोगों का पूरा परिवार सफाया हो गया है, मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं। एक एक सांस के लिए परिवार के सदस्य घुट घुट कर उनकी आंख के सामने मरे हैं। पर ऐसा लगता है कि हुक्मरानों की आंख का पानी सूख चुका है, उनका हृदय पत्थर का हो चुका है, उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं बची हैं। अगर मानवीय संवेदनाएं होती तो शायद हम अपनों के बीच आकर उन्हें दिलासा देते कि हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बचाने की, हमारे पास जितना संसाधन है हमने झोंक दिया है। यह वक्त सरकार और जनता को साथ खड़े रहने का है। सरकार का आचरण जनता के खिलाफ है, जनता में गम, गुस्सा और नाराजगी है सरकार के खिलाफ। सरकार कोविड नियंत्रण में इस महामारी को थामने में नाकाम रही है। इसी कारण तमाम लोगों की मृत्यु हुई है। आज भी ऑक्सीजन पर राशनिंग है, कोटा लगा हुआ है, लोग 24-24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर भराने के लिए प्लांट के बाहर खड़े हैं। कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन बना दिया गया है इस राज्य के नागरिकों का, कीड़े मकोड़ों जैसा, जिनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी उनको अपने पैर के नीचे कुचल दे रहा है। सरकारी आदेश ऐसे हैं बहनों भाइयों जो शर्मनाक हैं और दुनिया के किसी देश में नहीं होंगे, किसी राज्य में नहीं होंगे। आज मुझे बताया गया कि एक आदेश जारी हुआ है कि एक इंजेक्शन है उसका टोसिलोजुमाब, यह इंजेक्शन जीवन रक्षक दवा है और रेमडेसिविर का विकल्प माना जाता है। अगर यह इंजेक्शन किसी को चाहिए तो उसके लिए 8 IAS अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, कमिश्नर रैंक के, जो ये तय करेंगे कि किस मरीज को दिया जाएगा किसको नहीं। क्या ये काम किसी IAS अधिकारी का है? और ये बात कैसे पता चली, ये भेद खुला कैसे कि ऐसा कोई आदेश है? आगरा में एक बेहद गरीब परिवार के किसी व्यक्ति को आवश्यकता थी। उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया कि उन्हें इस इंजेक्शन की आवश्यकता है। मैंने अपने आगरा के रिपोर्टर्स को बोला कि इनको एक इंजेक्शन का प्रबंध कराइए। जब 36 घंटे तक प्रबंध नहीं हुआ तो मैंने पूछा कि क्या परेशानी है कि आप क्यों नहीं प्रबंध कर पा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी अप्रूवल कमिश्नर मेरठ को करनी है। पेशेंट भर्ती है आगरा में और अप्रूवल कौन देगा? कमिश्नर मेरठ। मेरठ कहाँ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और आगरा कहाँ है? दक्षिण उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आगरा का कमिश्नर अप्रूवल नहीं देगा, मेरठ का कमिश्नर अप्रूवल देगा, तब उस गरीब के बच्चे को यह इंजेक्शन लगेगा। डॉक्टर और CMO गिड़गिड़ा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, कमिश्नर को चिट्ठी भेज रहे हैं, पर मेरठ का कमिश्नर अप्रूवल नहीं दे रहा था। तब यह भेद खुला कि इस प्रकार का एक आदेश है, यह ड्रैकोनियन आदेश है। यह चौथा ऐसा आदेश है जो लोगों की जान ले रहा है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह की दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करें, इंस्पेक्टर राज बिठाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रही है। IAS अफसरों के हाथ में इस तरह का रहम के लिए लोग गिड़गिड़ाते हुए क्यों जा रहे हैं और अप्रूवल दी क्यों नहीं जा रही है? आगरा में भर्ती मरीज मेरठ का कमिश्नर कैसे अप्रूवल देगा? आप मुझे बताइए बहनों भाइयों, आप खुद निर्णय करिए, क्या यह उचित फैसला है? आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, होम आइसोलेशन में लोग मर रहे हैं, क्या यह ठीक फैसला है? आज भी CMO रेफरल लेटर लागू है, क्या यह ठीक फैसला है? आज भी रेमडेसिविर आप पा नहीं सकते हैं जब तक CMO चिट्ठी नहीं देगा, क्या यह ठीक फैसला है? क्या यह एक तरीका है कोविड से लड़ने का? क्या यह तरीका, यह मानवीय संवेदनाएं किसी सरकार की हो सकती हैं कि वो इंस्पेक्टर राज लगा दे? अस्पताल बोले तो धमकी और FIR, नागरिक बोले तो उनको दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन तक नहीं। क्या यह हमारा कोविड मैनेजमेंट था? क्या टीम 11 की 411 दिन चली बैठकों का यह नतीजा था? अगर यह नतीजा है तो यह बेहद डरावना और शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश में कोविड के ढहते हुई व्यवस्था का नमूना है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोविड नियंत्रण में बुरी तरह से फेल रही है। नागरिकों को उसने निराश किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो इसे जीनोसाइड, नरसंहार के समान की संज्ञा दी है। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर पढ़ रहा था, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर एक खबर है कि गोरखपुर के एक गांव में एक पीपल के पेड़ में 24 घंटे टंगे हुए हैं, घड़े टंगे हुए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है गांव में तो 13 दिन के लिए घड़ा टांगा जाता है पीपल के वृक्ष पे।
आज ताज़ा एक रिपोर्टर ने वहाँ से फोटोग्राफ करके भेजी कि एक गांव के भीतर 24 ताजे घड़े बांधे गए हैं पीपल के पेड़ में। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये सीरिया के लोग हैं? ये बांग्लादेशी हैं? ये रोहिंग्या हैं? कौन है ये? जी नहीं, ये सब हमारे अपने ही भाई बहन हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो आंकड़ों में भी शामिल नहीं किए गए और उनकी दुर्भाग्यजनक तरीके से मृत्यु हुई है। और इस मृत्यु के, इस तरह की मौतों के जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार है, जिसने समय रहते ना तो ऑक्सीजन का प्रबंध किया, न बेड का प्रबंध किया, न इंजेक्शन का प्रबंध किया और न आपके लिए आपातकालीन व्यवस्थाओं का इंतजाम किया। छोटी छोटी दूरी तय करने के लिए एम्बुलेंस हजारों रुपया चार्ज कर रही है। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। निजी अस्पताल कोविड मरीजों को जोंक की तरह खून चूस रहे हैं। सरकार ने अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि निजी अस्पताल में कोविड ट्रीटमेंट के क्या चार्जेस होंगे, जबकि बाकी राज्यों ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले सरकार ने बर्बाद किया लोगों को और अब उनको लूटने के लिए छोड़ दिया प्राइवेट अस्पतालों के हाथ में। क्या हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? क्या हम ऐसा उत्तर प्रदेश चाह रहे थे कि जहां पर हमारे अपने लोग हमारी आंख के सामने बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर जाएं? और फिर भी हम चीजों को समझने को तैयार नहीं है। सरकारी प्रेस नोट में आज भी ऑक्सीजन लबालब भरी हुई आज जारी हुआ है, कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि दरोगा जी का डंडा है। कौन अस्पताल वाला बोलेगा? आपके लोग मर रहे हैं और आपको पता नहीं है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जांच को कंट्रोल करके, जांचों को सीमित करके, जांचों को रोक के आप इस महामारी को भयावह सुनामी में तब्दील करने के गुनहगार हैं। अगर हमें हमारे लोगों को बचाना है, तत्काल प्रभाव से गांव में टेस्ट प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी। गांव-गांव टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो मौत का खेल खेला गया है, इसके दुष्परिणाम अब लोगों की लाशों के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर हमने तत्काल प्रभाव से टेस्टिंग शुरू नहीं की, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी तबाही के दुष्चक्र में फंस चुका है। न जाने हम कितने परिवार उजड़ेंगे, न जाने कितनी माओं की कोख उजड़ेगी और न जाने कितनी महिलाएं विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होने वाले हैं। अगर हमने वक्त रहते, अब भी वक्त है, तबाही के बीच में भी जाग जाओ, सारी ताकत गांव की तरफ झोंक दो और हमारे गांव के भाई बहनों को बचा लो, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये किस संकट में फंसे हैं। जिन गांव में पैरासीटामॉल की दवा न मिलती हो, उस गांव में आपको कौन ट्रीटमेंट देने जा रहा है? कौन आइसोलेशन की पद्धति मौजूद है? कौन कोरोना का ट्रीटमेंट वहां करने जा रहा है? दुख इस बात का है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं ये सरकार को नहीं पता। मुझसे ज्यादा सरकार को पता है, मुझसे बहुत ज्यादा सरकार को पता है। लेकिन यही बात आती है एक्ट की, यही आती है एक्शन लेने की बात। तो एक्शन प्रेस नोट में तो दिखता है, सरकारी बयानों में दिखता है, विज्ञापन में दिखता है, लेकिन गांव में नहीं दिखता जहां लोग मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों की तकलीफें आप सुने, उनके बयान सुने, फिर मैं एक परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कोरोना की स्थिति तो खराब है, गांव-गांव में अब फैलता जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से क्या हुआ भाई, थोड़ा सा लोगों ने लापरवाही तो करी। देखिए कोरोना का तो यहाँ है नहीं ज़्यादा, लेकिन बुखार आ रहे हैं वैसा। ये अभी उनका यूँ पता नहीं है कि बुखार, हाँ बुखार तो है, देखो घर घर में एक आध बुखार तो आ ही रहा सब। नहीं सर, 2 दिन से खाली है सिलेंडर। मैं गया भी था वहाँ जहाँ पे भरता है, जैन वाले के यहाँ 2-3 जगह भरता है हमारे यहाँ पे, मगर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा सिलेंडर नहीं है। बस ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है प्लांट है, वहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। हमको मना कर देते हैं, हमको नहीं करा रहे, शायद गवर्नमेंट 108 को करवा रहे हैं, गवर्नमेंट गाड़ी को, हमें नहीं करा रहे हैं। एम्बुलेंस प्राइवेट को नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। जो पहले हम लोग को डिस्काउंट मिल जाता था, वो डिस्काउंट सब खत्म होगा, 40 के ऊपर दवाइयाँ मिल रही हैं। जैसे इस समय इम्पोर्टेंट में जो है जीपी वगैरह चलती है, जीपी वगैरह में 10% कस्टमर यहाँ मांगता है, 10% में हम लोग को मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। 2 घंटे से वेट कर, लास्ट में भी मना कर रहे हैं कि अब नहीं लगेगी। फर्स्ट वाले को लगने दो, फर्स्ट वालों को लगाएंगे, अब सेकंड वाले नहीं लगाएंगे। बहुत लोगों को लौटा दिया। डॉक्टर से तो बात नहीं हुआ, बाहर के स्टाफ में बात हुआ, तो वो बता रहे हैं कि अभी तो वैक्सीन खत्म हो गया है,
कल सुबह दोबारा आएंगे तो कल सुबह लग जाएगा, अभी नहीं लगता। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अशोक पांडे हैं बीजेपी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपीएल से हैं और डॉक्टर वैभव खन्ना मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, निदेशक हैं हेल्थ सिटी हॉस्पिटल लखनऊ के। बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया आपका। अशोक पांडे जी, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब आपकी पार्टी के भीतर बगावत हो गई है। आपके लखीमपुर खीरी के एक जिलाध्यक्ष और वो मौजूदा समय विधायक भी हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरी आंख के सामने मेरे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, इलाज नहीं है, लोग मर रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रही है। दूसरे आपके एक सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, बहुत नौटंकीबाज व्यक्ति हैं वैसे, पूरे कोविड के दौरान वो दिखे नहीं कानपुर में कहीं। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं। लिखना किसी और को चाहिए तो लिख किसको रहे हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। और बता रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, घरों से लाशें निकली हैं, लोग मर गए हैं। जब लिखना था तब नहीं लिखा, अब लिख रहे हैं। 4 विधायक आपके अब तक मर चुके हैं। आप लोग की आंख खुली कि नहीं खुली अभी? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे अपने कर्तव्य की बलि बेदी पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पे अपना काम करते हुए वो कोरोना के चपेट में आए और जनप्रतिनिधि भी चपेट में आ रहे हैं, पत्रकार बन चले गए। ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि हर जिले में ऑक्सीजन की व्यवस्था वो समुचित ढंग से करने का हर संभव प्रयास हो रहा है। और तो अपने इस विधायक और जिलाध्यक्ष को बर्खास्त कर दो जिसने सरकार को बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठी लिखी है। सबको अपनी बात के हक है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ जिलों के मुख्य बात कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर आया, लोग ले गए, फिर किसी ने वापस किया, तो अब ऑक्सीजन वाले कह रहे हैं कि आप सिलेंडर लेके आइए। इंजेक्शन की बात, तो इंजेक्शन के लिए अस्पताल मरीज के लिए लिखता है तो अस्पताल को वो इंजेक्शन मिल रहा है। पांडे बाबा, तो ये आपका विधायक झूठ बोल रहा है, इसका मतलब आपका विधायक और जो जिलाध्यक्ष है झूठ बोल रहा है, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं, उन्हीं लोगों का जिम्मेदारी भी है और हर जगह के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं अपने फंड से। पांडे बाबा सुनो, या तो आप असत्यवाद बोल रहे हो, या आपकी सरकार असत्य बोल रही है, या आपका विधायक जिलाध्यक्ष असत्य बोल रहा है, आपका सांसद असत्य बोल रहा है। कोई एक है जो इसमें असत्य बोल रहा है। देखिए, असत्य की बात नहीं है विजय भाई, असत्य की बात जिस समय जिले का हूँ बनारस, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कई ऑक्सीजन कारखानों को खुलवाया, ऑक्सीजन की प्लांट स्थापित कराया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1000 सीट बेड का अस्पताल बन के तैयार है। और निजी अस्पताल जो बदमाशी कर रहे थे उनके लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए हैं 4-5 अस्पतालों में। ये सही बात है कि प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें जो है ठीक होने लगी है। ये अलग बात है कि आप बड़े नेता हो सकता है कि आपके लिए चीजें ठीक हों, लेकिन आपके सांसद विधायक कह रहे हैं चीजें ठीक नहीं है। वो जानते क्या लिख रहे हैं? हम असहाय होकर लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? आपके विधायक लिख रहे हैं। देखिए, गांव की स्थिति विजय भाई आपको बता दें कि गांव में बार बार लोगों से कहा जा रहा था मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन उसका पालन बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किया। लोगों से पूछा जाता था तो कहते थे गांव में कहीं कोरोना नहीं है। ये अलग बात है कि दुर्भाग्य है कि गांव में भी कोरोना पहुंच गया। अब हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हम लोग दलों की परिधि को छोड़ के तोहमत लगाने के बजाय उन तोहमत क्यों न लगाएं? हमारी आंख के सामने हमारे लोग मर रहे हैं और हम आपके ऊपर तोहमत न लगाएं। अरे हम 1000 तोहमत आप पर लगाएंगे। आपको 24 करोड़ लोगों ने चुना है पांडे जी, जवाब तो आपको देकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो विजय भाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से बहुत सुधरी है, बेडों की व्यवस्था सुधरी है, अस्पतालों में मरीजों को बेड अब मिलने लगा है। ये अलग बात है, प्रारंभिक दौर में निश्चित तौर पे इस महामारी ने अपना भ्रामक बड़ा रूप दिखाया, लेकिन अब धीरे धीरे
उन संक्रमण पर हम लोगों सरकार को और हमारे डॉक्टरों को निश्चित तौर आप जानते हैं पे इस उस पे पूरी विजय त्रासदी प्राप्त होना में, शुरू हो गई है। इस पूरी त्रासदी आगे में भी आपकी घटने लगे पार्टी हैं। की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को निराश किया। जनता में आपके खिलाफ गहरी नाराजगी है, आपकी सरकार के खिलाफ। देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि हमने सारी व्यवस्था को सुधारने का हर संभव प्रयास किया और फिर भी अस्पतालों की नाकाम हो गए। व्यवस्था सुधारी है। आप दरोगा, पुलिस, ऑक्सीजन आईएएस की अफसरों से व्यवस्था सरकार सुधारी चला है। रहे हैं। आप बताइए, इंजेक्शन के लिए देखिए, कमिश्नर अप्रूवल देगा? आपको पता है नहीं, इंजेक्शन के लिए कमिश्नर अप्रूवल देखिए, देगा? विजय भाई, ये अस्पताल जब ड्रैकोनियन लिखेगा- ऑर्डर है, ड्रैकोनियन नहीं ऑर्डर। नहीं, अस्पताल लिखेगा तो वो इंजेक्शन अस्पताल को पहुंचेगा उस मरीज के नाम। कमिश्नर ये की व्यवस्था अप्रूवल हुई के है। बिना नहीं मिलेगा। आगरा में मैं एक पेशेंट को 36 घंटे से नहीं दिला पा रहा हूं, मैं मेरे रिपोर्टर, और उसको अप्रूवल कौन देगा? मेरठ का कमिश्नर देगा। आगरा में पेशेंट भर्ती है, अप्रूवल मेरठ का कमिश्नर देगा। क्या तमाशा बना के रखा है आपने उत्तर प्रदेश का? जानकारी है, जो हमारी जानकारी है। अरे मेरे से पूछ लो, हमारी 36 जानकारी घंटे से, है कि वो 36 घंटे से लगे हुए हैं। उस इंजेक्शन के लिए 36 आवर्स। लिखेगा तो उस अस्पताल में वो इंजेक्शन ऑक्सीजन दोगे नहीं, बेड दोगे नहीं, इंजेक्शन पर कमिश्नर का पहरा बिठाए हो, टेस्ट करोगे नहीं, दवा दोगे नहीं। अरे क्या करे जनता? आत्महत्या कर ले। नहीं विजय भाई, आपको बता दें कि अब आप निश्चित तौर पे एक सप्ताह में ऑक्सीजन की कमी लगभग दूर हो रही है। तो तब तक क्या करे जनता? जिसको अभी तत्काल ऑक्सीजन चाहिए वो अपना नाक बंद कर ले कि आप पांडे जी 1 हफ्ते बाद ऑक्सीजन भेजेंगे। ऑक्सीजन कोई स्टोरेज की वस्तु है, वो तत्काल चाहिए। मर जाएगा आदमी अगर 3 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिली तो। ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ हो गए हैं। अब अस्पतालें नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ये जरूर है कि विभिन्न जिलों में जो सरकार द्वारा सिलेंडर भेजा गया था, जो प्रारंभ में लोग चले गए, किसी ने मैं समझ गया आपको जो सिखा पढ़ा के भेजा गया है विदेश में, कि एक ही बात को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। आप सिलेंडर लेके आइए। थैंक यू। ओके, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालत है उदयवीर जी? पहले तो ये बताइए, आप लोग के पास क्या जानकारी है? स्थितियां हमारे पास जो आ रही हैं वो ठीक नहीं है। दूसरा, सरकारी दावों के विपरीत आज भी न तो ऑक्सीजन उपलब्ध है, न इंजेक्शन है, न बेड उपलब्ध है। ब्रजेश जी, आपने बहुत विस्तार से जमीनी बात बताई है और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि हर व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि आज सोएंगे तो कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो टेलीफोन आता है, पहले लोग ये पूछते हैं कि आप ठीक ठाक हो, घर में कोई गया तो नहीं। और जो कोर्ट ने कहा कि ये नरसंहार है, मैं इस बात को छोटी छोटी 4 बातें बता के सिद्ध कर दूंगा कि ये नरसंहार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सच बात तो बोलते नहीं। उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो क्या जनता ने खुद अपनी सांसें बंद कर ली हैं? ये पूरी सोशल मीडिया की टाइमलाइन भरी पड़ी है फोन नंबर और नाम और पते के साथ कि सिलेंडर दिला दीजिए, 1 सिलेंडर दिला दीजिए। बंबई से लेकर दिल्ली तक के लोग कह रहे हैं कि मेरा एक रिश्तेदार यहां मर रहा है, मेरा रिश्तेदार वहां बन रहा है, और बाबा जी कह रहे हैं कमी नहीं है। बाबा जी ने कहा जान भी बचाएंगे, जीविका भी बचाएंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है या नहीं चल रहा है? सवाल यह है, मैं 4 छोटी छोटी घटना आपको बताऊंगा। आगरा में एक एडीएम के साथ गाली गलौज करते हैं जो कोरोना की ड्यूटी में लगा था, भाजपा के अध्यक्ष। ऐसे छुटवैये नेताओं के पक्ष में योगी जी ने पिछले 3 दिन में 2 ट्रांसफर कर दिए। उसके पहले उसका ट्रांसफर हुआ लखनऊ, उसके अगले दिन उसका ट्रांसफर हुआ एडिशनल कमिश्नर कानपुर। जो कर्मचारी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, आपके नेता जाके उन्हें गाली दें और आप कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहे। आप पे इतना समय है कि आप उनको उठा के प्रदेश में फुटबॉल बना दें। पर आप बताइए कि आज तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा क्यों नहीं किया जा सका है? आज भी बेड उपलब्ध क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपको पूरी बात, ब्रजेश जी, अभी 1 मिनट लूंगा बस आपसे। सवाल यह है, दूसरी बात आपकी, कि बंगाल में चुनाव हुआ, पंचायत में चुनाव हुआ, तमाम पंचायत के प्रतिनिधि चुनाव लड़े और जीते, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए जिंदा नहीं रहे, कोरोना से मर गए।
लेकिन आज सरकार कहती है कि वो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इसी महीने करा देगी। जब आप चुनाव कराने की स्थिति में हो और अंधे होकर केवल चुनाव जीतने के लिए लगे हुए हो किसी भी तरह से, पहले बंगाल में मुंह की खाई, अब इस चुनाव में लगे हो, तो आप प्रदेश की जनता को लॉकडाउन क्या सिखा रहे हो? 4000 पुलिसकर्मी पूछा कि ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, बेड नहीं दे पा रहे हो, इंजेक्शन की अप्रूवल आगरा के पेशेंट को मेरठ का कमिश्नर कैसे देगा? नहीं, मैं उसको भी बता रहा हूं ब्रजेश जी, उसको भी बता रहा हूं जी। तो 2000 पुलिसकर्मी मृत्यु हो चुकी को प्राप्त हुए हैं कोरोना से, लेकिन सरकार वहां करना चाहती है। और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? पूरे मीडिया को कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहा, वो लगातार ये कह रहा है कि किसी तरह भाजपा की हार को जीत में दिखाओ, जीत में दिखाओ। मैंने कमिश्नर मेरठ से एक विषय में बात की किसी के लिए, कमिश्नर मेरठ सुरेंद्र सिंह ने मुझसे अच्छे से बात की और उसने मुझे बताया कि मुझ पे सरकार ने इतना प्रेशर डाल दिया है, रात रात भर दौड़ रहा हूं, ऑक्सीजन का वितरण देख रहा हूं। अरे भाई, जब आगरा में कमिश्नर बैठता है तो अप्रूवल आगरा का कमिश्नर क्यों नहीं दे सकता? क्या आगरा का कमिश्नर मेरठ के कमिश्नर से छोटा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि सरकार इस व्यवस्था में नाकाम, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज भी यूपी सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कितने सांसद, कितने विधायक, कितने मंत्री नहीं संक्रमित हैं और किन अस्पतालों में भर्ती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इनकी प्राथमिकता में लोगों की जान, दवा, अस्पताल, बेड है ही नहीं। केवल टीवी पे प्रवक्ताओं को झूठ बोलने भेज देते हैं और अपनी बातों को रिपीट करते रहते हैं। और मैं बताऊं, सरकार और मैं बताऊं हितों के लिए लगी हुई है। दल बहादुर कोरी को बीजेपी के एक बड़े नेता का कॉल गया, उन्होंने किसी तरह प्राइवेट अस्पताल में दल बहादुर को भर्ती कराया। जब उनको पता चला तो जान बचाने की कोशिश की उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दल बहादुर बचे नहीं बेचारे। ब्रजेश जी, मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। आपके चैनल पे ब्रजेश जी, आपके चैनल पे मनोज मिश्रा मुझसे कितना लड़े? राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों आपके चैनल पे मनोज मिश्रा मुझसे, एक सेकंड पाड़े बाबा रुक जाओ, अरे पाड़े जी रुक जाओ 10 दिन पड़े रहे, 10 दिन अस्पताल में। कोई भाजपा वाला मनोज वो तो भला हो उस नेता का कि दल बहादुर को भर्ती तो करा दिया, वरना भर्ती का भी संकट था। भाजपा वाला पूछने नहीं गया। ओके, थैंक यू दीपक मिश्रा, थैंक यू, थैंक यू प्रवक्ताओं को बैठ के थैंक यू। अरे ये अपनी पार्टी के लोगों के सगे नहीं, आपके कहां से हो जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी है। ओके दीपक मिश्रा, हालात बेहद खराब है गांव में, और मैं गांव की स्थिति देखकर विचलित हूं, क्योंकि जहां पैरासीटामॉल की गोली ना हो वहां ये राज्य सरकार टेस्ट तक नहीं करवा रही है। आपको पता है गांव गांव अर्थी उठ रही है, लाशें निकल रही घरों से, हालात गांव के बेहद खराब है। पंचायत चुनाव के बाद कोई किसी को सुनने वाली बात नहीं है। और हमारे पांडे जी क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन भरी पड़ी है, जो कम होगी अगले हफ्ता दे देंगे। अरे आदमी मर रहा है, आप कह रहे हो अगले हफ्ता ऑक्सीजन देंगे? देखिए, पांडे जी वही कह रहे हैं ना जो इनका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है। कहीं जमूद, कहीं सिर्फ इंतजार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार सा है। हर एक शख्स यहां अपने ही मजार सा है। किसी को ये उम्मीद नहीं है कि अगर वो बीमार हो गया तो उसे अस्पताल में बेड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और सरकार के हालात आप देख रहे हैं, जहां व्यवस्था है भी, पहली बात तो कहीं व्यवस्था नहीं है, समुचित व्यवस्था का तो नाम ही छोड़ दीजिए। जहां व्यवस्था कुछ है भी तो वह मूर्त रूप में आते आते दुर्व्यवस्था की शिकार हो जाती है। मैं दीनदयाल उपाध्याय के इस वाक्य से सहमत हूं कि अव्यवस्था से ज्यादा खतरनाक दुर्व्यवस्था होती है और वहां से आक्रोश पनपता है। ये दुर्व्यवस्था इस सरकार की देन है कि नहीं? देखिए, अव्यवस्था तो हो सकता हो कि चलो ये दोष दे देंगे कि भाई साहब पिछली सरकारों ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, हम क्या करें, लेकिन दुर्व्यवस्था तो विशुद्ध इन्हीं की देन है। और मजे की बात आप देखिए ब्रजेश जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कोई भी सच बोल रहा है, दीपक मिश्रा सच बोल रहे हैं, शिवपाल यादव सच बोल रहे हैं, तो उस सच को ये तोहमत का शब्द दे देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए जिन्हें सच भी तोहमत लग रहा हो। जहां मतलब कहते हैं ना कि वहां क्या बने बात, जहां बात बताए ना बने। कोई फोन तक नहीं उठा मतलब रहा इनके नेता, इनकी पार्टी के नेता बीमार है बेचारे, अस्पताल भर्ती कर, ये इलाज के लिए हम लोग फिक्रमंद हों और उनकी मृत्यु हो जाए, हम सवाल करें तो कहें तोहमत लगा रहे हैं। और मान्यवर यह भी हम बता दें, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अपने लोक जीवन के अनुभव पे कह रहा हूं, गांव के हालात
इनके द्वारा चुनाव कराए जाने के नाते विभत्स हो गए। पहले भयावह थे, अब विभत्स हो गए हैं। और क्यों ये चुनाव को जोर दे रहे थे? ताकि विधान परिषद में ये अपना बहुमत साबित कर सकें। जनता का क्या पता, बहुमत से लाई थी, बहुमत से हटा देगी। और इन सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि जब आप ऑक्सीजन की बात करते, प्राणवायु तक नहीं दे सके, और इसके बीच इनके पर तो कह रहे लबालब भरी पड़ी है ऑक्सीजन। कहां लबालब भरी है मान्यवर? ये रामराज वाले लोग नहीं है, इनकी जुबान पे रामराज है, और इनका दिल जो है, और दल का दिल हो गया, दल के पास तो दिल ही नहीं है, तो वह सूरदास की काली कमरिया बन चुकी है। चढ़ाए न दूजो रम। निर्ममता की जो चक्की होती है ना, वो वास्तव में निर्मम होती है। पहले दूसरों को पीसती है और खुद अपने को पीसने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था, पहले विपक्ष को कुचला, अब सत्ता पक्ष के अपने ही नेताओं को कुचल रहा है। 5 नाम आपने गिनाए, वरना क्या ये संभव है? एक विधायक को छोड़िए, इनके संगठन अरे बेचारा मनोज मिश्रा हमारा साथी प्रवक्ता बीजेपी के, बेचारे तड़प के मर गए। मेरा मन रो रहा है। दल बहादुर कोरी जैसा व्यक्ति, गांव से जुड़ा व्यक्ति, बंसल जी के बाद जो दूसरे मर गया बेचारा। भाजपा जो संगठन की पार्टी कही जाती है, इन्हीं के संगठन का दूसरे और तीसरे नंबर के नेता को अस्पताल में इलाज नहीं मिली, एयरलिफ्ट करा के हैदराबाद ले जाना पड़ा। आप बताइए, जहां नोएडा हो, जहां गाजियाबाद हो, जहां लखनऊ हो, वहां हैदराबाद में एयर एम्बुलेंस मिल गई। भवानी तो फिर भी एयर एम्बुलेंस मिल गई। नहीं, भवानी सिंह मनोज मिश्रा ने क्या गलती की थी? दल बहादुर कोरी ने क्या गलती की अब जाहिर सी बात है, क्या उन्होंने कम सेवा की थी पार्टी की? हाँ, उन्हें एम्बुलेंस मिले और इलाज भी कराने, हैदराबाद ले जाने। मान्यवर, एक बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर लोहिया बीमार थी, ये गंभीर बात है। मधुलिमे और इंदिरा गांधी ने कहा कि हम आपको अमेरिका ले जाने इलाज के लिए। लोहिया ने कहा कि अगर मैं इलाज के लिए अमेरिका जाऊंगा तो भारत के पुरुषार्थ और मेधा पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, और इनके एक बड़े नेता को हैदराबाद इलाज ले जाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक और स्वास्थ्य। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार को नाकाम मानते हैं कोविड मैनेजमेंट में? सवाल एक बार दोहरा दें। क्या कोविड की इस दुर्व्यवस्था के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार को नाकाम मानते हैं? नाकाम? मेरे दोनों नैना तरसे वो निकले ना घर से। ओके। तरसती रही जनता, और ये दिखाने के लिए भी अस्पतालों में नहीं गए। डॉक्टर वैभव खन्ना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वैभव खन्ना बहुत ही सीनियर चिकित्सक हैं और पिछले 15 महीनों से कोविड जागरूकता का पूरा अभियान चलाए हुए हैं। सलाह पर सलाह देते हैं, हर बार एक बेहतरीन सलाह लेकर आते हैं। पर अफसोस की बात है कि इनकी कोई सलाह की ज़रूरत उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनता को इनकी सलाह की ज़रूरत है। इसलिए मैं इनको बुलाता हूं। बहुत पक्के डॉक्टर हैं, देसी डॉक्टर हैं, बेहतरीन सुझाव रखते हैं और हर बार कुछ न कुछ नया सुझाव लेकर आते हैं। डॉक्टर खन्ना, इस बार गाँव के लोग बहुत परेशान हैं और स्थितियाँ गाँव में ख़राब होती जा रही हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके पास क्या जानकारी है? आप क्या लोगों से शेयर करना चाहते हैं इस समस्या को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, आपके बहुत प्रयास से और हम लोगों के प्रयास से कुछ चीज़ें तो सुधर गई, कुछ बेड बढ़े। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये बीमारी इस बार, जो कि और भयानक थी, वो छोटे शहरों में और गांव में फैल गई। कई कारणों से फैली, मैं कारणों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फैली है। और गांव में इस समय व्यवस्था बहुत ख़राब है। जो मरीज वहाँ आ रहे हैं वो वहाँ के कोविड के सेंटर्स हैं, उनमें वहाँ इलाज संभव नहीं है। वो एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे शायद उचित थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। इस समय सरकार को बहुत ही तेज़ी में प्रयास करना पड़ेगा। जिले वाइज लिस्ट बनाएं, कहाँ कहाँ हमारे पास L2, L3 बेड्स हैं, और जहाँ L3 बेड्स हैं वहाँ आईसीयू का इंचार्ज कौन है और वहाँ पे कितने वेंटिलेटर हैं। बड़ा इजी है, अगर लगा दें शासन को तो जिले वाइज। आप लखनऊ में चाहेंगे तो जिले वाइज जहाँ 50 बेड से ऊपर अस्पताल हैं, जिनके पास आईसीयू हैं, वो अपने बेड दें, कितने आईसीयू बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, कितने बाईपैप्स हैं, कितने हाई फ्लो ऑक्सीजन हैं, और कितने सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन प्लांट है, ये बनाएं। और उसका इंचार्ज कौन है, हु इज इंचार्ज एज ए इंटेंसिविस्ट। जब आप ये बनाएंगे तो ये होगी साइंटिफिक अप्रोच टू ट्रीट L3 पेशेंट्स। वरना आप बनाएंगे डंपिंग ग्राउंड, उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि SGPGI के अंदर 800 वेंटिलेटर हैं और कोविड पे लगे हुए हैं 200 वेंटिलेटर, तो 600 वेंटिलेटर में कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप चाहें तो 2 दिन के अंदर सारी कंपनियां, 10 कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं, आप कंपनी से लिस्ट ले लीजिए
कि वैभव खन्ना को कितने सप्लाई किए, पीजीआई में कितने सप्लाई किए, आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा कि कितने हमारे पास हैं और कितनी व्यवस्था है और हम कैसे लड़ सकते हैं। देखिए अब जो हो गया तो हो गया, अब उसमें लड़ने से, बहस से, ये पांडे जी कहने से तो काम बनेगा नहीं कि सब कुछ ठीक है। बहुत प्रयास हुए हैं, बहुत ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमको तो अपने को करना है अगले 2 से लेकर 6 बनने के तैयार, अगले 2 to 6 बनते तैयार करना है। तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि केजीएमसी के अंदर मैक्सिमम कितने L3 बेड हो सकते हैं, है नहीं, कितने हो सकते हैं, पीजीआई में कितने हो सकते हैं, आरएमएल में कितने हो सकते हैं, और जिले वाइज। देखिए सीएससी के अंदर हमें बेड क्रिएट करना और ऑक्सीजन कंसंट्रेट देना से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये मरीज जो आ रहे हैं उसके बियॉन्ड आ रहे हैं। तो आपको इस समय हर जिले वाइज आपको एक एक्सपर्ट आदमी रखना पड़ेगा जो टेली उस मेडिसिन से वहाँ के सीएससी से कांटेक्ट में रहे और कम से कम उसी के सहारे मरीजों का इलाज कर सके। गांव में टेस्ट को लेकर इतनी बेपरवाही क्यों है? की बात, क्या आप ये मानते हैं कि गांव में अगर हम टेस्ट बढ़ाएंगे तो दिक्कत है? क्यों नहीं टेस्ट बढ़ाती सरकार? देखिए आप बताइए, वो जो वर्कफोर्स आपकी है ब्रजेश जी, वो आसमान से तो आई नहीं है, वो यही वर्कफोर्स है जो 70 ईयर से काम कर रही है। आप कैसे सोच लेंगे कि वो एकदम से इतनी अच्छी हो जाएगी कि दिन रात काम करके, बहुत काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। डॉक्टर साहब मुझे माफ करना, आप ये जो आपने टीम 11 बनाई थी, क्या ये रोज सुबह चाय समोसे के लिए इकट्ठा होते थे क्या? अब ये तो देखिए व्यवस्था की बात है, इसमें तो वो लोग नहीं, मतलब ये जो आप बता रहे हो यही काम करने के लिए तो सरकारें चुनी जाती है। भाई मेरा काम क्या है? खबरों का अच्छे से संपादन, फील्ड से खबर मंगाना, रात में डिबेट करना, जिम्मेदारी के साथ खबर चलाना। मेरे काम में कमी हो बताओ? उस तरह आप 411 दिन बैठक किए, क्या चाय समोसा करते थे? इसीलिए आपने तो 11 कुछ व्यवस्था उधरी है। मैंने गुजारिश की सरकार से की थी कि इनके मानदेय बढ़ाए जाएं। सरकार ने अच्छे काम किया है कि कुछ मानदेय बढ़ाए हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के बढ़ाए। पर आपकी बात सुनता कौन है? आपने कहा केजीएमसी में 4,500 बेड दे दो, आपको पता है 800 बेड केवल वो लेफ्टिनेंट पूरी शुरू कर पाए हैं। लखनऊ शमशान में बदला था, वो अपनी बेटी के लिए सहनाई बजवा रहे थे। ऐसे ऐसे कुलपति बैठे हुए हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए लखनऊ को शमशान बनाकर चले गए, और वो लोग जिम्मेदार हैं और वही लोग टीम 9 का हिस्सा हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? लेकिन कम से कम 800 तो हुए, पहले तो 800 भी नहीं थे, 200 थे। तो कम से कम हम लोगों के प्रयास से धीरे धीरे वार्ड खुल तो रहे हैं, वो लोग ऑक्सीजन लगा रहे हैं। मेरा बड़ा क्लियर मानना है, पीजीआई के अंदर मान लो 600 वेंटिलेटर खाली हैं, मतलब उसमें कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, ये डाटा होना चाहिए। जिस दिन डाटा आ जाएगा सरकार अपने आप निर्णय ले लेगी। जहाँ तक आपने कहा बात इंजेक्शन की, कोविड अस्पताल रिकग्नाइज हैं, उसका आईसीयू का इंचार्ज रिकग्नाइज होना चाहिए। वो जो दवा लिखेगा, सरकार का काम है दवा देना, ना उससे ना मतलब कमिश्नर से ना डीएम से। सीएमओ है, सीएमओ के अंडर में टीम बना दे, और अगर सीएमओ बहुत बिजी है तो ज्वाइंट डायरेक्टर से ले लें, ज्वाइंट असिस्टेंट डायरेक्टर ले लें, स्वास्थ्य विभाग से ले लें, उनके लगाएं ड्यूटी लगाएं। लेकिन आप बताइए, ये प्रासंगिक बात है कि कोई आईएएस तय करे कि इंजेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगरा में बैठा मरीज और जाएगा मरीज का पेशेंट कहाँ? मेरठ। अगर कोविड अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज ने लिख दिया तो वो रामबाण है, फिर उसे कोई नहीं काट सकता। तमाशा बना के रखा हुआ है, एक्सपर्ट आ जाए, क्योंकि वो कोविड अस्पताल का रिकॉग्नाइज। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। बड़ी मुश्किल से आप सब लोगों के दबाव में एक परामर्श कमेटी बनाई गई एक्सपर्ट्स की, डॉक्टरों की। तो कल उस कमेटी की बैठक हुई पहली। आपको पता है पूरे टाइम सरकार की तारीफें करती रही वो कमेटी, एक्सपर्ट की कमेटी। बजाय कुछ रिकमेंडेशन सुझाव देने के चापलूसी शुरू हो गई उसमें। अब मैं क्या तो इनसे अपेक्षा करूं? अब आप जानते हैं सरकार का सिस्टम क्या होता है, तो आप जानते ही हैं, वो चलता है। चलो मैं आपको कोई दुविधा में नहीं डालना चाहता। ये है कि इस समय चापलूस जी, जब खबर चलाने वाले पे मुकदमा लिख देंगे। जी एक सेकंड, उदयवीर जी रुक जाइए। अशोक पांडे जी को मीडिया में मदद मांगने वाले पे मुकदमा लिख देंगे। पांडे जी ये आपके कानपुर के एक एमपी हैं, अगर पहले मंत्री हुआ करते थे, सत्यदेव पचौरी। एक सेकंड, थैंक यू उदयवीर जी। उदयवीर जी शुक्रिया, एक सेकंड रुक जाओ। उदयवीर जी रुक जाओ। उदयवीर सत्यदेव पचौरी चिट्ठी लिखते हैं कि कानपुर को एकदम बर्बाद हो गया है, एम्बुलेंस तक नहीं मिली, लोग घरों पे मर गए। आज चिट्ठी लिखा इन्होंने
जब कानपुर को शमशान घाट बना दिया तब। और चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। ये नौटंकी क्यों? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कानपुर संभालेंगे? जिनको चिट्ठी लिखनी है उनको लिखने में तो इनको डर लगता है, और ये नई नौटंकी मीडिया में जारी हो रही है। ये भाई आपको बता दे, कैसे कैसे एमपी रखे हो? कि पहले से स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। हर संभव प्रयास हो रहा है बेडों को बढ़ाने का, ऑक्सीजन प्लांटों को खोलने का, ड्रग इंजेक्शन की व्यवस्था करने का। और ये अभी मैं सुन रहा था दोनों प्रवक्ता महोदय को, वो भाषण तो कर रहे थे, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे कि हम मोदी की बनाई वैक्सीन लगवाएंगे। इनके एमएलसी कह रहे थे वैक्सीन लगवाने से नपुंसक हो जाएंगे। इनके एमपी कह रहे थे वैक्सीन और आप जवाब दीजिए, कौन क्या कह रहा था छोड़िए, जो आपको वैक्सीन भी नहीं दे। वहाँ भी पांडे जी आप जवाब मत दीजिए, आप वैक्सीन दिलाइए। योगी जी वैक्सीन लगवाए थे ना? तैयार हैं, बैठे हैं, इसी डिबेट में लगा लूंगा। वैक्सीन दिलाओ तो मान्यवर, आज इंटरनेट पे डालो तो 4 महीने बाद तो नंबर आता है। अरे योगी जी लगाए थे भेजो वैक्सीन, हम लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। योगी जी लगाए थे हम लगा रहे हैं। अरे दौड़ाओ मत, पांडे जी को बोलने तो दो। 1 सेकंड रुक जाओ, बोलने दे, जब झूठे ही कोई चिल्लाए नहीं। पांडे जी पे रुक जाओ, अकेले बोलने दो उनको। दुर्भाग्यजनक है कि नहीं, अखिलेश यादव जी ने अक्षम्य किया था, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। और आपको नरसंहार के लिए क्षमा किया जाए? करे तो आप क्षम्य हैं। इनको तो हाई कोर्ट कह रहा है ये वैक्सीन लगवाओ, दोनों डोज लगवाओ। ये लोग नौटंकी कर रहे थे और यहाँ चैनल पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इनको तो इस दौर में राजनीति से ऊपर उठ के लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे हम दे रहे हैं श्रम शक्ति, बताइए एक सेकंड रुक जाओ। दीपक मिश्रा अपनी बारी में बोलना। उदयवीर सिंह, आप मगरमच्छ हैं और आप मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। मगरमच्छ वो है और मगरमच्छी आंसू वो थे जो बंगाल में बह रहे थे, जो दीदी और दीदी कर रहे थे, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है और कोई चिंता की बात नहीं है, और नरसंहार करा दिया, वो करा रहे थे। वो है मगरमच्छ और मगरमच्छी आंसू वाले। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ तो लगाए थे ना वैक्सीन, क्या हुआ? लगाए थे ना वैक्सीन योगी आदित्यनाथ। ट्रायल पूरा हुआ नहीं वैक्सीन का और कह दिया हमने वैक्सीन लॉन्च कर दी। इसी लफाजी के कारण, इसी बड़बोलेपन के कारण तो प्रदेश के लोग मर रहे हैं। बता दिया बहुत ऑक्सीजन है। जब अखिलेश जी ने कहा था वैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, कह दिया वैक्सीन हम ला रहे हैं, वैक्सीन भाजपा के लोग। शर्म नहीं आई? जहां से प्रधानमंत्री चुन के गए हैं, बनारस में क्या किया आपने? जाके देखो हरिश्चंद्र घाट लाशों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है लाशों से। दलाली कर रहे हैं वहां भाजपा के लोग लकड़ियों में, चिता जलाने के लिए दलाली करवा रहे हैं। और ये पाड़े जी बनारस में बैठे हैं, पाड़े बाबा बनारस में बैठे हैं इस समय। हरिश्चंद्र मत पहुंचाइए, गए नहीं होंगे हरिश्चंद्र घाट पे, जाके देखें। अरे अगर शर्म है और हिम्मत है तो ये बता दो कि पिछले 5 साल में कौन सा अस्पताल बनाए हो? बताओ योगी आदित्यनाथ, कौन सा अस्पताल बनाए? कुछ लग चुका बताइए मोदी, कौन सा अस्पताल बनाए बनारस में? संक्रमण अब कम हो रहा है, जरा इधर भी देखिए प्रोक्ता। अरे बताओ ना कौन सा अस्पताल बनाए पहले 4 साल में? सारे 7 साल से प्रधानमंत्री है मोदी, 7 साल हिंदू विश्वविद्यालय में थिएटर में 1000 ऐसे ही मनोज मिश्रा टीवी पे चिल्लाते थे और चले गए चिल्लाते। झूठ बोलते बोलते ईश्वर को प्यारे हो गए बेचारे। शर्म करो, हम झूठ नहीं बोलते में। एक तरफ वैक्सीन भी लगवाएंगे, फिर बोलेंगे मोदी। हमारा भाई आपकी पैरोकारी करते करते चला गया, इलाज नहीं दे पाया। बरेली के आरएसएस के व्यवस्था प्रमुख अपने इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाए। पूरे आरएसएस के व्यवस्था प्रमुख थे, अपने इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाए, चले गए। बेचारे बच्चों ने मार्मिक कहानी लिखी टीवी पर। एक बात मुझे बताओ, क्या एक अस्पताल बनवाए हो तो बताओ। चिट्ठी किसको लिखता है? अखिलेश यादव का नाम लेके क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर व्यवस्था को देखें। चिट्ठी किसको लिखनी चाहिए थी? चीफ मिनिस्टर के लिए। बंदा लिखता किसको है? आपने क्या किया? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लिखता है।
क्या ये नौटंकी नहीं है? क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? क्या ये जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं है? कानपुर के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं है? क्या सत्यदेव पचौरी को इसके लिए अकाउंटेबल बनाया जाए या ना बनाया जाए? देखिए, होठ जलते हैं मुस्कुराने से, फिर भी शिकवा नहीं जमाने से। आज मुस्कान हम लोगों के होठों से खो गई है। ब्रजेश जी, आप खुद देखिए, आप पुराने डिबेट देखिए, आप आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे, आज आप गुस्से में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति जिसके भी दिल में जरा सा भी भाव सकारात्मक होगा, उसके होठों की मुस्कान खो चुकी है। और सांसद जी को तो ये नाटक करना ही था, अभी और आएंगे। इनके यहाँ कोई नेता तो है नहीं, अभिनेताओं की एक लंबी फौज है जो रामराज लाने का संकल्प लाते हुए उत्तर प्रदेश को कालनेमी राज में बदल दिया। आप बताइए, स्वास्थ्य मंत्री को लिख देते, कम से कम बेचारे फोन करने पे फोन तो उठा लेते हैं, बड़ी ईमानदारी से कह देते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैं तो सुबह 4 बजे से उठ जाता हूं, रात को 12 बजे तक जगता हूं, क्या बीच में एक सांसद का फोन तक नहीं उठा सकते? उनको लिख सकते थे। और टीम 9 और टीम 11 का कहानी तो ये है, टीम 9 और समूह 9 और समूह 11 दोनों मिलकर 9-2-11 हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता को अपने ऊपर, अपनी कंधों पे अपना लाश उठाने के लिए छोड़कर भाग गए। और मानो इनके आपने भी जो फतवे की बात की, यह सरकार, मेरा आरोप है, चाहे तो जिस मुकदमे में चाहे बंद कर दे, कोई धंधा पानी तो है नहीं, जेल में कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। सड़कों के किनारे लोग, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी, जब मैं आपका डिबेट करने आ रहा था, रिक्शा लिए खड़ा था कांपते हाथों से, मैंने रोका, उसकी आंखों से आंसू थे, उसकी खुददारी ये कह रही थी कि वह भीख नहीं मांग सकता। उसके रिक्शे से आपके यहाँ पर आया हूँ और निकाल के 100 रुपए दिया, कहा बाबू फुटकर नहीं। हमने कहा फुटकर क्यों नहीं है? कहे पिछले 3 दिनों से 3 रुपए भी नहीं कमाया है। ये हालात हैं और ये कह रहे हैं कि मुदाव आंख उधाव कुछ नहीं। ये लखनऊ की बात है जहां मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और मात्र, माफ की जगह मैं बैठा हुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने कभी किसी डिबेट में किसी नेता के लिए सम्मानजनक शब्द ही बोले हैं, चाहे वो आज की घटना है, आज की घटना माने। और अभी मैं आपके डिबेट में आ रहा हूं, उसी रिक्शे से बैठकर आ रहा हूं। एक्टिवा मेरी आज भी खड़ी है वो दुर्ग मां के सामने, क्योंकि वो खुददार था, भीख नहीं मांग सकता था, इसलिए उसके रिक्शे पर बैठ के आया हूं। जानबूझ के, मेरे पास 20 रुपए भी थे, मैंने उसे 100 रुपए दिए। वो फुटकर नहीं था। हमने कहा फुटकर काहे नहीं है भाई, रिक्शे वाले के पास 10 रुपए। ये एक अलग किस्म की त्रासदी है। अरे और मान्यवर, आप अपने कैमरे को ले जाइए। सरकार तो कह रही है कि हमने सामूहिक किचन शुरू किया है, सबको ठूस ठूस के खाना खिला रही है। रहा है मान्यवर, मैं आपको बता दूं, एक और घटना बता रहा हूं आपको। रात को 12:30 बजे मैं कुत्तों को बिस्कुट खिलाने निकलता हूं, रोज निकलता हूं, ये मेरे जीवन का एक आदत सी है। समुंदर से लेता हूं, मरुस्थल को देते हुए निकल लेता हूं। कल मैं बिस्कुट खिलाने, यही पुल जो है उदयपुर वाले पुल के नीचे बिस्कुट खिलाने कुत्तों को गया। कुत्ते वहां पता नहीं क्या, कौन सी ईश्वरीय शक्ति, सारे कुत्ते एकत्र हो जाते हैं। कल कुत्तों से ज्यादा इंसान थे और उनके बदतर कुत्तों से जाते थे, लपक चाटते थे, जूठा पट्टल। जिस दिन देखा नर को, सोचा क्यों ना आग लगा दूं आज मैं दुनिया भर को। कुत्तों से ज्यादा हालात। 3 बिस्किट के लिए एक छोटी बच्ची इस तरीके से दौड़ते हुए आई कि छोड़िए, मैं शब्देतर हूं, निशब्द हूं, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। आप जिसे शब्दों का जादूगर कहते हैं, आपके शब्दों में जिसके आपने खुद कहा है, लोग कहते हैं कि अगर 1.5 लाख की भीड़ हो और दीपक मिश्रा भाषण दे तो मनोविज्ञान बदल देते हैं। आज वह दीपक मिश्रा उस भाव को व्यक्त नहीं कर सकता, उस बच्ची के आंसुओं को मैं शब्द नहीं दे सकता। आप दिखाइए तो सही। और अगर मुख्यमंत्री जी के पास जरा भी शर्म होती तो इस्तीफा देके घर बैठ चुके होते। टीम 11 का खेल, टीम 11 का खेल, ये क्या मजाक हो रहा है? वह जियो कहां है मान्यवर, बताया जाए, जिसमें कहा गया, एक बड़े अधिकारी ने आके टीवी पे बेशर्मी के साथ कहा, जिसको तो जेल में होना चाहिए था, उस अधिकारी ने बेशर्मी के साथ कहा कि आदेश दे दिया गया है, अब किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सारे अस्पतालों में मरीजों का इलाज सरकार करेगी। वो जियो कहां है? नहीं, आज तक वो जियो नहीं है, झूठ बोला गया। उस आदमी को जेल भेजना चाहिए झूठ बोलने के गरीबों। आज तक वो कैंसर संस्थान का अस्पताल नहीं शुरू हुआ जिसका फीता काटा गया। वो जियो तो दीजिए, कौन सा अस्पताल बिना जियो के मरीज भर्ती करेगा और उसका पैसा? ओके, डॉक्टर वैभव खन्ना, इस वक्त जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं वो अधिकांश निजी अस्पतालों की आ रही। आ रहा हूं मैं आपके पास, उदयवीर जी आ रहा हूं आपके पास। वहां पर मरीजों को लूटा जा रहा है, उनके साथ बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, कोविड के नाम पर उनके घर खेत जेवर बिक रहे हैं। कैसे रोका जाए इसको? आप इसका भी कुछ फार्मूला बताइए।
देखिए ब्रजेश जी, प्रॉब्लम क्या हुई, जिसने भी रेट बनाए उसने बहुत विचार नहीं किया और रेट अनाउंस कर दिए। चाहे अस्पताल 50 बेड का हो, चाहे मेदांता हो, सहारा हो, सबके रेट एक कर दिए गए, जो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह अस्पतालों में ग्रेड होता है 1, 2, 3 का, तो आप 1 का रेट और 3 का रेट कैसे एक कर लेंगे? देखिए मेदांता में जो सर्विस मिल रही है वो सर्विस 50 बेड के अस्पताल में नहीं मिल सकती। तो अगर आप कहें रेट्स की बात, तो दोनों के रेट सेम नहीं हो सकते, ये एक सच्चाई है। मेदांता में गरीब अंदर नहीं घुस सकता है क्या? अगर कोई अस्पताल अननेसेसरी दवाएं महंगी बेच रहा है तो क्राइम है, इसमें कोई माफी नहीं है, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसका रिवर्स फेज भी है। आज की तारीख में ऑक्सीजन जो मिल रही है, जो नॉन वेंडर से मिल रही है, वो 4 गुना मिल रही है। जो ऑक्सीजन हमें मिलती थी 350 रुपये में, वो आज 900 रुपये में आ रही है। आज हमें एम्प्लॉई से जो काम करना पड़ रहा है, डबल तनख्वाह देनी पड़ रही है। आज सरकार ने भी किया है, सरकार ने 25% तनख्वाह बढ़ाई है, आज वैसे ही हमको भी करना पड़ रहा है। पर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश ने एक बहुत बेहतरीन मॉडल दिया है। उन्होंने आपके मुताबिक 3 ग्रेड बना दिए हैं अस्पतालों के। L1, L2, L3 का उन्होंने रेट तय कर दिए हैं और अपने यहाँ इम्पैनल्ड कर लिया है, और एक रेट कार्ड जारी कर दिया है जियो करके, जनरल गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके, कि जिस अस्पताल के ग्रेड में आप भर्ती होगे वहां ये चार्जेस हैं, इससे अधिक कोई नहीं लेगा, अगर लेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, मैंने सुना है उनको, और बड़ा अच्छा बताया मुख्यमंत्री जी ने वहां पे। ये एक बड़ा साइंटिफिक अप्रोच है टू डील विद सिचुएशन। आपके पास जिस लेवल के अस्पताल हैं वैसे ही आप रेट कर दीजिए। सरकार चाहे तो वो रिवर्स करे और ना चाहे तो पब्लिक दे दे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो हो जाए कि प्रॉपर ग्रेडिंग होके हो जाए। तो जो लूट मार की बात है, आप मान लो डीएम पहुंचे, उन्होंने इंस्पेक्शन कर दिया, ये बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। अरे भैया समझो तो वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था हो रही है, और वो समझिए आप। तो मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा रेट्स के ऊपर जो कमेटी बनी 9 मेंबर्स की, उनको रिवाइज करना चाहिए, उनको रिव्यू करें। सर इनको चापलूसी से फुर्सत नहीं है। ये 9 लोग की जो कमेटी बनी है, ये पहले चापलूसी से बाज आए तब तो रेट बताएं। जो साइंटिफिक अप्रोच की आप बात कर रहे हो आंध्र प्रदेश वाली, ही नहीं है ना, ये कभी प्रदेश में पैदल घूमे ही इसमें तो चापलूस डॉक्टर इकट्ठे कर लिए गए हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के चापलूस थे सब इकट्ठा हो गए हैं उसमें। ओके, उदयवीर सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं पांडे जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस कैंसर अस्पताल का फीता काटा मुख्यमंत्री ने और दावा कर रहे हैं कि बन गया, वो अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो 2017 में बना था, तो 17 से लेकर 21 तक चालू क्यों नहीं हुआ? बताओ भाई पांडे जी। कैंसर अस्पताल तो 2017 में बना हुआ। और दूसरा, अखिलेश जी की बड़ी याद है इन्हें, अखिलेश जी ने एक बात कही थी कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सारी जनता को फ्री वैक्सीन कब तक लगवा दोगे? मुलायम सिंह जी ने जो अखिलेश जी ने इनसे कहा, पूछा था कि उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीन कब तक लगवा देंगे, इसका जवाब दे पाएंगे? बना है, इसका जवाब दे पाएंगे? शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। अरे चिल्लाए नहीं है, सुने सब। कोरोना महामारी। अरे न इनका मुख्यमंत्री सुनता है न ये सुनते हैं, जवाब क्या देंगे? अरे मैं सवाल कर रहा हूं। ऑल राइट, उनसे संपर्क हमारा वीडियो लिंक टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं आप सभी का। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मैं अपने भाई बहनों से, बुजुर्गों से और बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी खांसी, कोई भी जुकाम, कोई भी बुखार, इसको कतई हल्के में ना लें। प्राथमिक तौर पर इसको कोरोना मानकर ही ट्रीटमेंट लें। कोशिश करें डॉक्टर सूर्यकांत के पर्चे की दवाओं का इस्तेमाल करें, और कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी आपका टेस्ट हो ताकि पता चल सके कि आपको कोरोना तो नहीं हुआ है। और इस दौरान आप मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। गाँव को बचाना है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।